नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कल हमारी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की पहली क्लास हुई थी। क्लियर, शाम के 4 बजे। तो आज उसी की हमारी दूसरी क्लास है। ठीक, थोड़ा बहुत बच गया था हमारा पार्ट, तो आज हम लोग उसकी दूसरी क्लास कवर कर लेते हैं। ओके, तो ये क्लास देखिए, जो बच्चे आगामी बीएड के कंपटीशन में, एमकॉम के कंपटीशन में, बीकॉम के कंपटीशन में और सीयूएड के कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो कॉमर्स साइड से जाना चाह रहे हैं, ठीक, उन सब के लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। क्लियर, तो सारे के सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को देखें। और देखिए, मैंने जैसे पहले बता रखा था, मैं पीडीएफ किसी को प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। सो प्लीज़ कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठिए और एक एक चीज़ जो मैं बोलता हूँ वो सारा का सारा आप लोग नोट्स बनाकर लिखा करिए। क्लियर, और अगर अभी तक आप लोगों ने हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, सो गो एंड फॉलो ऑल्सो देयर। इंस्टाग्राम का देखिए यूज़र आईडी हमारा स्वास्तिक कॉमर्स क्लास। फिर टेलीग्राम पे अगर किसी बच्चे को मेरे से पर्सनल क्वेरी करनी है तो वो मेरे से डायरेक्ट पूछ सकता है। विकास_श्री मेरा यूज़र आईडी है। और पीडीएफ के लिए आप हम लोग को स्वास्तिक 0421 पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो चलिए देर ना करते हुए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, देखिए आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि त्रुटियों का सुधार, त्रुटियों में सुधार। ओके, तो चलिए आइए हम लोग जान लेते हैं क्या होता है ये। तो देखिए, एरर्स वेदर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और नॉट मस्ट बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। मतलब कि जो त्रुटियां होती हैं उनको डिटेक्ट कर लेना चाहिए, भले ही वो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करे या ना करे। The procedure followed to rectify the errors and to set right the accounting records is called rectifications of error। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके तहत हम लोग अपनी त्रुटियों को रेक्टिफाई करते हैं, मतलब उसमें सुधार करते हैं, एंड टू सेट राइट द अकाउंटिंग, और अपने अकाउंटिंग को राइट करेक्ट करते हैं, उसी प्रक्रिया को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, त्रुटियों में सुधार कहा जाता है। एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड इन ईदर ऑफ 3 स्टेजेस। जो हमारी त्रुटियां होती हैं उनको 3 स्टेजेस में, 3 चरणों में सुधार किया जा सकता है। सबसे पहला देखिए आपका क्या है, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, किसके थ्रू, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। तो देखिए यहाँ एमसीक्यू का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है कि बताइए कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट के थ्रू उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंटिंग के बाद, तो कैसे फाइनल अकाउंटिंग के बाद हम लोग अपने एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के। तो इन सबों से देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बनते हैं। ओके, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर ही बैठिए और सारा का सारा पॉइंट जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखा करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखिए बात करेंगे अपने टाइप्स ऑफ एरर्स की। ओके, टाइप्स ऑफ एरर्स, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं, हमारे त्रुटियों के प्रकार। तो एरर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज क्लर्कियल एरर्स एंड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। यानी कि जो त्रुटियां होती हैं उनको 2 पार्ट में देखिए कैटेगराइज किया गया, क्लर्कियल एरर और एक एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग क्लर्कियल एरर अपना। तो क्लर्कियल एरर्स, दीज आर दोज एरर्स which the accountants commit while posting the entry. These errors are the following types। क्लियर, तो यह एरर देखिए, जो यह त्रुटि होती है यह आपका अकाउंटेंट द्वारा कंपनी के कमिट की जाती है। क्लियर, और यह एरर जो होता है वो एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग होता है। पोस्टिंग में जब देखिए जनरल में हम लोग कोई भी एंट्री कर लेते हैं तो उसकी एंट्री पे देखिए हम लोग लेजर में अपने पोस्ट करते हैं। क्लियर, तो ये उस समय पोस्टिंग के समय इसकी जो त्रुटियों की संभावना होती है वो उत्पन्न होती है। अब यह एरर देखिए अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो चलिए आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए हमारा एरर ऑफ कमीशन, आयोग की त्रुटि। तो दीज आर द एरर्स विच आर कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। यानी कि यह त्रुटि देखिए जब हम लोग गलत पोस्टिंग करते हैं, गलत खतौनी करते हैं, तब यह उत्पन्न होता है। रॉन्ग टोटलिंग, जब हम लोग गलत टोटल करते हैं तब होता है। और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, और जब अकाउंट्स बैलेंस करते हैं तब हमारा ये पॉसिबिलिटी
होती है एरर्स की। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, जब हम अपनी सब्सिडरी बुक में गलत कास्टिंग कर देंगे तो भी होगा। सब्सिडरी बुक्स लाइक कैश बुक में कोई गलत कास्टिंग हो जाए, या परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स, पिटी कैश बुक, इन सब में अगर कोई रॉन्ग कास्टिंग हो जा रही है तो वो भी आपका एरर ऑफ कमीशन ही कहलाएगा। और रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ द अकाउंट्स, और जब कोई गलत लेखा ही हम लोग अकाउंट में कर दें तो वो भी एरर ऑफ कमीशन की ही रूप ले लेगा इन द ओरिजिनल एंट्री, और ये हमेशा ओरिजिनल एंट्री में ही होगा। These errors affect the accuracy of ट्रायल बैलेंस, और यह एरर जो होता है वह आपके ट्रायल बैलेंस की एक्यूरेसी, शुद्धता को अफेक्ट करता है। ओके, तो ये था आपका एरर ऑफ कमीशन। आगे देखिए हमारा एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब भूल जाना। तो एरर ऑफ ओमिशन देखिए इसमें क्या है, These errors are committed at the time of recording of the transaction in the books of original entry, यानी कि यह त्रुटि तब उत्पन्न होती है जब किसी भी सौदे का लेखा करना ही इंसान भूल जाए, और यह हमेशा ओरिजिनल एंट्री के टाइम ही होगी। ओरिजिनल जब जनरल और लेजर हम लोग प्रिपेयर करेंगे और कोई एंट्री लिखना ही भूल जाए तब यह एरर ऑफ ओमिशन यानी कि भूल चूक त्रुटि आएगी। ये देखिए दो प्रकार की होती है। सबसे पहला एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, जब पूर्ण रूप से हम लोग भूल जाए, तो इट रिजल्ट्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि यह त्रुटि तब उत्पन्न होगी जब हम लोग पूर्ण रूप से किसी भी लेखा का एंट्री करना ही भूल जाएं अपने बुक्स में, तब जाकर आपका एरर ऑफ ओमिशन होगा। यानी कि याद रखिएगा इसमें जब पूरा का पूरा हम लोग ट्रांजैक्शन ही मिस कर दे रहे हैं अपने ओरिजिनल एंट्री में लिखना, तब आपका एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन कहलाएगा। यह एरर देखिए आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए जनरल में हम लोग वो एंट्री किए नहीं, तो जनरल में किए नहीं तो ऑब्वियसली उसकी पोस्टिंग लेजर में होगी नहीं, और लेजर में जब उसकी पोस्टिंग होगी नहीं तो वो उसका बैलेंस देखिए आएगा ही नहीं। बैलेंस आएगा नहीं तो ट्रायल बैलेंस में वो पोस्ट होगा ही नहीं, तो वो चीज़ें आपकी ट्रायल बैलेंस में जाएगी नहीं और ट्रायल बैलेंस आपका इक्वल आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे वो एरर ऑफ ओमिशन क्रिएट कर देगा क्योंकि वो एंट्री लिखना ही हम लोग भूल गए थे, जिससे हमारा जो फाइनल स्टेटमेंट बनकर तैयार आएगा वह हमेशा गलत डेटा रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा इसका देख लीजिए हमारा एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, ठीक, आंशिक रूप से भूल जाना। तो इट रिजल्ट्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज पार्शियली ओमिटेड, जब कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग आंशिक रूप से भूल जाते हैं लिखना तो वह आपका एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन कहलाता है। यह आपके ट्रायल बैलेंस को देखिए अफेक्ट करेगा। क्यों करेगा? जनरल देखिए हम लोगों ने 1000 से किया, लेजर हम लोगों ने फिर अगर 100 से कर दिया तो बैलेंस तो देखिए 100 का आ जाएगा, फिर उसको ट्रांसफर मारेंगे, हमारी एंट्री कभी भी बराबर नहीं आएगी। तो वहाँ पे देखिए आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर देगा। नेक्स्ट देखिए आपका कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? चलिए आइए इसको देख लेते हैं हम लोग तुरंत। मुआवजा देने वाली त्रुटि इसको हिंदी में बोलते हैं। सो व्हेन 2 और मोर एरर्स are committed in such a way that the net effect of these errors on the debited and credited accounts is nil, then such errors are called compensating errors। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक एरर, याद रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक एरर मिलकर किसी तीसरे एरर्स को खत्म कर दे, जब 2 या 2 एरर्स मिलकर किसी तीसरे एरर को खत्म कर दें तो वह एरर आपका कंपनसेटिंग एरर कहलाएगा। क्लियर? याद रखिएगा जब 2 या 2 से अधिक एरर्स मिलके किसी तीसरे एरर को खत्म कर दें वह एरर आपका कंपनसेटिंग एरर कहलाता है। जैसे कि देखिए, वेट अ सेकेंड, जैसे देखिए कि मान लीजिए आप लोग ए को आपको 1000 रुपए की पेमेंट करनी थी। क्लियर? अपने बुक्स में 1000 की पेमेंट की, लेकिन बुक्स में आपने दिखा दिया बस 100 रुपए की एंट्री। याद रखिएगा ए को आप लोगों ने 1000 की पेमेंट करनी थी, लेकिन बुक्स में आप लोगों ने उसको 100 रुपए गलती से दिखा दिया, और बी से आपको देखिए 100 रुपए की पेमेंट करनी थी बट गलती से बुक में उसको 1000 रुपए आप लोगों ने दिखा दिया। क्लियर? तो यहाँ देखिए जो इसका 900 का डिफरेंस होगा वो इसके 900 के डिफरेंस को देखिए कैंसिल कर देगा। तो यही जब एक एरर दूसरे एरर्स की, जब एक त्रुटि दूसरे त्रुटि के प्रभाव को खत्म कर देती है, वही त्रुटि आपकी कंपनसेटिंग एरर के रूप में कहलाती है।
ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आज ये 4 बजे वाली देखिए क्लास तो हो रही है, साथ ही साथ आज 8 बजे आपकी MCQ की क्लास होगी, क्योंकि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर की MCQ की क्लास रात के 8 बजे होगी। सो डोंट फॉरगेट, ऑनलाइन सब कोई ज़रूर आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दूसरा हमारा एरर आ रहा है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। पहला क्लर्कियल एरर था, अब एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। तो ये क्या कहता है, चलिए आइए इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए, दीज आर दोज एरर विच ऑक्योर ड्यू टू इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। यानी कि यह एरर देखिए तब जन्म लेता है, यह त्रुटि तब पैदा होती है जब एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट का जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और इनकम में, वह इनकरेक्ट हो, गलत हो, तब जाके वह प्रिंसिपल एरर्स बनेगा। यानी कि जब गैप के सिद्धांतों की अवहेलना की जाएगी, क्लियर, तब आपका जो एरर बनेगा वह एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां देखिए एक नोट है, उस नोट को भी हम लोग समझ लेते हैं कि कैपिटल ट्रांजैक्शन आर दोज विच रिजल्ट इन द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। यानी कि कैपिटल ट्रांजैक्शन वह ट्रांजैक्शंस होता है जिससे हमारा एसेट्स और लायबिलिटी का जो स्थिति होता है वह बदलता है। यानी कि देखिए, कैपिटल मशीन खरीदेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा, और क्या बोलते हैं, कोई एसेट्स परचेस कर रहे हैं तो ये सारे देखिए क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे होते हैं। रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस आर दोज विच नीदर अफेक्ट द एसेट्स नॉर द लायबिलिटी। यानी कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस देखिए आपके कभी भी एसेट्स और लायबिलिटी के प्रभाव को खत्म नहीं करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू आपका ऑपरेशन से लेना होता है, बिजनेस के संचालन से लेना देना होता है, संपत्ति के खरीद से लेना देना कोई भी उनका नहीं होता। यह आपका देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन को अफेक्ट करता है। तो याद रखिएगा, ये MCQ का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए आपका एसेट्स और लायबिलिटी को अफेक्ट करता है, और रेवेन्यू हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के पोजीशन को अफेक्ट करता है। ओके, तो ये तो देखिए टाइप्स ऑफ एरर्स थे, और एरर्स भी हम लोग पढ़ लिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब देखिए हमारा दूसरा टॉपिक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है, तो अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल order signed by the maker directing a certain person to pay certain person or to be bearer of the instrument। तो आइए हिंदी में देख लेते हैं क्या होता है हमारा विनिमय बिल। तो यह देखिए एक ऐसा बिल होता है जिससे एक निश्चित अवधि यानी कि एक निश्चित टाइम के बाद किसी निश्चित यानी कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कुछ राशि का भुगतान करने का वादा किया जाता है। क्लियर, यह बिल ऑफ एक्सचेंज आमतौर पर लेनदार द्वारा अपने देनदार यानी कि क्रेडिटर द्वारा अपने डेटर पर तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, क्रेडिटर द्वारा अपने डेटर्स पे तैयार किया जाता है। क्लियर, और देनदार यानी कि डेटर यह स्वीकार करता है कि वह एक निश्चित अवधि के बाद उस पैसे का भुगतान क्रेडिटर को कर देगा। तो यही आपका होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। याद रखिएगा कि जब एक सौदा जो होता है उस सौदे में देखिए डेटर क्या बोलते हैं, आश्वासन देता है लेनदार को कि एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित टाइम के बाद हम आपको आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। उसके बदले में एक ये विनिमय बिल बनाता है क्रेडिटर और ये उससे साइन करवाता है, तो वही आपका बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। क्लियर, अब इसमें देखिए कुछ पार्टीज होती हैं, आइए उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला तो देखिए ड्रॉवर, कौन होता है, ड्रॉवर। तो द पार्टी हु मेक्स द ऑर्डर, यानी कि ड्रॉवर वह होता है जो ऑर्डर आपका देता है। क्लियर, तो देखिए जो ड्रॉवर होता है वो कह सकते हैं कि वह व्यक्ति है जो अपने देनदार पर विनिमय का बिल बनाता है, यानी कि विनिमय बिल जो होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो ड्रॉवर ही बनाता है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए ड्रॉई। तो ड्रॉई क्या होता है, तो द पार्टी हु एक्सेप्ट द ऑर्डर, यानी कि वह पार्टी जो आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करती है, यानी कि जिसे
तो इसमें देखिए क्या होगा कि जिसमें क्या बोलते हैं, जो आपका डेटर होगा वह एक निश्चित अवधि बाद अपने बिल का भुगतान करेगा। यानी कि ड्रॉवर देखिए क्रेडिटर, ड्रॉई आपका डेटर, और पे क्या होता है, तो द पार्टी होम द अमाउंट इज टू बी पेड। क्लियर? यानी कि उस व्यक्ति को जिसको हम लोग अमाउंट पे करेंगे उसको पेई कहेंगे। आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, पेई कौन होता है। जैसे मान लीजिए ए ने बी को सामान बेचा, क्लियर, तो इसके पास देखिए एक बिल बनकर आ गया कि भैया इतने अवधि बाद इसको एक बिल लेना है, लेकिन ए ने मान लीजिए सी से उधार सामान खरीदा और इस बिल को उसको ट्रांसफर कर दिया। यानी कि ये बिल देखिए जो अब तक ए के पास था वो बिल अब सी के पास आ गया, तो बी जो है अब ए को भुगतान न करके सी को भुगतान करेगा, तो सी आपका पेई बन जाएगा। तो ये होता है आपका पेई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ बिल्स, इसके बारे में देख लेते हैं। बिल के प्रकार, बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रकार। तो सबसे पहला देखिए ट्रेड बिल। तो अ बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, यानी कि वह बिल, वह विनिमय पत्र जो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शंस के लिए एक्सेप्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्मोडेशन बिल। तो एक्मोडेशन बिल क्या होता है, अ बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर म्यूचुअल हेल्प, यानी कि एक दूसरे की मदद के लिए जो बिल ड्रॉ किया जाता है उसको हम लोग एक्मोडेशन बिल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बिल एट साइट, यानी कि इट मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड, यानी कि आपके मांग पर जब बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट किया जाएगा तो वो आपका बिल एट साइट कहलाता है। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे। तो सबसे पहले देखिए टर्म्स ऑफ ए बिल, यानी कि इट इज द पीरियड एंड इंटरवेनिंग बिटवीन द डेट ऑन विच अ बिल इज ड्रॉन एंड दैट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू। यानी कि टर्म्स ऑफ बिल, यानी कि देखिए जिस दिन हम लोग अपने बिल्स को बनाए हैं और जिस दिन वो मैच्योर होगा उसके बीच की जो अवधि होती है वो टर्म्स ऑफ बिल कहलाती है। यानी जिस दिन हम लोग बिल अपना बनाए हैं और जब वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद मैच्योर होगा, जिस दिन हम पैसा उससे लेंगे, वह आपका टर्म्स ऑफ बिल कहलाता है। ड्यू डेट, ड्यू डेट इट इज द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल इज ड्यू, यानी कि ड्यू डेट वह डेट होता है जिस दिन हमारा बिल का देखिए जो पेमेंट होता है वो ड्यू हो जाता है कि इस दिन अब हमको पैसा लेना है। डेट ऑफ ग्रेस, तो देयर आर 3 एक्स्ट्रा डेज एडेड टू द पीरियड ऑफ द बिल। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका बिल जो हो रहा था वो नॉर्मली अगर कैलकुलेशन किया जाए 1 जनवरी को बनाया गया, क्लियर, और मान लीजिए ये आपका 3 महीने बाद मैच्योर होगा, 3 महीने बाद आपका मैच्योर होगा, यानी कि देखिए नॉर्मल डेट तो ऐसे आती है 1 अप्रैल, लेकिन इसमें 3 दिन और जुड़ जाता है जिसको हम लोग ग्रेस डे बोलते हैं। तो आपके बिल की देखिए जो भुगतान होगी वो 4 अप्रैल होगी। तो ग्रेस डे देखिए एमसीक्यू बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि ग्रेस डे कितने दिन का होता है, तो वो 3 दिन का होता है। तो आपका बिल देखिए जो 1 जनवरी को बना था, अगर 3 महीने बाद मैच्योर हो रहा है तो डेट उसकी 1 अप्रैल होगी, बट 1 अप्रैल को भुगतान ना होकर वो बिल 4 अप्रैल को भुगतान होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका है डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 डेज टू द ड्यू डेट, यानी कि मैच्योरिटी डेट यही आपकी देखिए 4 अप्रैल बनेगी। ड्यू डेट तो आपका इस दिन हो गया था, लेकिन आपने पेमेंट किस दिन किया, ग्रेस डे जोड़ने के बाद, तो ये 4 अप्रैल ही आपकी ड्यू डेट बन जाएगी, डेट ऑफ मैच्योरिटी बन जाएगी, यानी कि इसी दिन आपको अपने बिल का भुगतान करना होगा। और नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स। तो अ बिल में बी प्रेजेंटेड टू अ बैंक एंड अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट इट, इट इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। यानी कि देखिए जो बिल मेरे पास पड़ा हुआ है, क्लियर, वेट अ सेकेंड, हाँ जी, तो देखिए जो बिल मेरे पास पड़ा हुआ है, मान लीजिए ए के पास ये बिल पड़ा हुआ है, क्लियर, अब ए को पैसे की जरूरत तुरंत है तो वो बिल अपना बैंक के पास लेकर जाएगा, बैंक क्या करेगा, उस बिल को अपने पास एक्सेप्ट कर लेगा, क्लियर, और कुछ डिस्काउंट काट कर ए को पैसे दे देगा। यानी कि मान लीजिए 1000 रुपए का बिल था तो वह ए जो है वो बैंक के पास लेकर गया, तो बैंक देखिए 50 रुपए अपना डिस्काउंट काट कर 950 रुपए ए को दे देगा, और जब बिल मैच्योर होगा तो वह जिससे ड्रॉई जो होगा उससे जाकर वो 1000 रुपए वसूल लेगा। क्लियर, चलिए आगे आते हैं। इसकी देखिए एक जनरल एंट्री भी होती है हमारी, क्या बोलते हैं, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट। देखिए जनरल एंट्री विल बी, तो इसकी एंट्री देखिए क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट,
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। ओके, अब इंडोर्समेंट ऑफ बिल यानी कि अपना बिल उठा के किसी थर्ड पार्टी को दे दें। तो इंडोर्समेंट ऑफ बिल इट मींस ट्रांसफरिंग द बिल एक्सचेंज टू द अनदर पर्सन, यानी कि अपने बिल को ट्रांसफर कर दें किसी दूसरे पर्सन को। तो इसकी जर्नल एंट्री देखिए क्या होती है हमारी, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। ओके, नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं हम लोग। बिल सेंट फॉर कलेक्शन यानी कि अपना बिल देखिए हम लोग वसूलने के लिए भेजे हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ड्रॉवर में डिपॉजिट द बिल विद द बैंक, अपने बिल को देखिए वो बैंक के पास डिपॉजिट कर सकता है विथ इंस्ट्रक्शन टू कलेक्ट द पेमेंट ऑन ड्यू डेट, जिसमें ड्रॉवर बैंक को यह इंस्ट्रक्शन देगा कि ड्यू डेट पे आप मेरा बिल का पैसा जो है वो कलेक्ट कर लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो इसकी एंट्री होती है बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। फिर देखिए नोटिंग चार्जेस क्या होता है, तो बिल व्हेन सेंट थ्रू अ नोटरी पब्लिक एंड इज डिसऑनर्ड इज नोन एज अ नोटिंग चार्जेस, यानी कि देखिए जो बिल आपका डिसऑनर्ड हो जाएगा यानी कि उसका भुगतान नहीं हो पाएगा, तो उस पे देखिए जो एक्स्ट्रा चार्ज लेगा बैंक वो आपका नोटिंग चार्ज कहलाता है, जिसको नोटिंग ऑफ बिल कहते हैं। तो ये नोटिंग चार्ज एक्चुअली देखिए नेक्स्ट है कि इट इज द देखिए फीस पेड बाय नोटरी पब्लिक फॉर नोटिंग एंड पोस्टिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज इफ ऑफ इट्स डिसऑनर, जब वो डिसऑनर हो जाएगा तो उसके बदले देखिए जो बैंक को नुकसान हुआ रहेगा तो उसकी भरपाई जो वो करेगा तो वो आपका नोटिंग चार्ज कहलाएगा। तो इसकी एंट्री देखिए क्या होती है हमारी, ड्रॉवीस अकाउंट डेबिट क्योंकि ड्रॉई भरेगा टू BR अकाउंट टू कैश अकाउंट। आगे बढ़ते हैं और इसी की देखिए ड्रॉवी की बुक में क्या एंट्री होगी, BP अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। और लास्ट पॉइंट देखिए आज हमारा रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ द बिल व्हेन द ड्रॉई पेज द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट, क्लियर, इट टर्म्ड एज रिटायरमेंट ऑफ बिल, द ड्रॉई इज गिवन रिबेट, यानी कि देखिए मान लीजिए आपका जो बिल था वो 1 अप्रैल को मैच्योर हो रहा था, क्लियर, लेकिन आपने 1 मार्च को ही उसका पेमेंट कर दिया, 1 महीने पहले ही। तो जब आप अपने बिल का पेमेंट मैच्योरिटी डेट के पहले ही कर देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। इसमें क्या होता है, जो ड्रॉवी होता है, याद रखिएगा जो ड्रॉवी होता है उसको रिबेट यानी कि डिस्काउंट अलाउ होता है, जिससे उसको फायदा होता है। तो ये देखिए हमारा बुक कीपिंग का आज पार्ट 2 था। पार्ट 1 का लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। जब दोनों वीडियो देखेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। और 8 बजे भूलिएगा मत, हमारी MCQ की क्लास होगी, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट ऑल्सो, क्योंकि MCQ से ही हमारे बहुत से क्वेश्चंस तैयार होंगे। ओके, तो प्लीज अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियोस को अच्छे से शेयर किया करिए। थैंक यू एंड मिलते हैं रात के 8 बजे।